अ फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट वीएमएमसी एंड सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली। सो आज हम लोग बात कर रहे होंगे मोस्ट यील्डिंग टॉपिक्स इन केमिस्ट्री की। पिछली वीडियो मोस्ट यील्डिंग टॉपिक्स इन फिजिक्स की थी, जिसको तुम लोगों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिया। ठीक है, अगर किसी ने नहीं देखी हो तो वो वीडियो जाके देख सकता है, मैं आई बटन में दे दूंगा। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं तुमको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये जो टॉपिक्स हैं इनसे ही क्या तुम्हारा पूरा पेपर होगा? नहीं। क्या सिर्फ यही टॉपिक्स पढ़ के तुम्हारे 180 मार्क्स आ जाएंगे केमिस्ट्री में? नहीं आएंगे। तुम्हें पढ़ना सब कुछ है, लेकिन किस चीज़ पे तुमको ज़्यादा फोकस करना है, अगर वो तुम्हें पता हो तो कहीं ना कहीं तुम्हारे लिए आसान हो जाती हैं चीज़ें। साथ ही तुम्हें ये भी पता चल जाएगा कि कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिनसे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, तो तुम उनको बहुत अच्छे से तैयार कर लोगे, चाहे तुम्हारी प्रिपरेशन अभी तक अच्छी हुई है चाहे नहीं हुई है। ठीक है, तो इसी नोट के साथ शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेट्स बिगिन। सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में देखें तो तुम्हें जो भी डिफरेंट फार्मूलाज है मोल कैलकुलेशन के वो आने चाहिए, स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट आना चाहिए, और जो भी अलग अलग कंसंट्रेशन टर्म्स हैं वो आनी चाहिए। मोलैरिटी, मोलैलिटी, इन सबसे क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम पे आए तो उसमें जो क्वांटम मॉडल है वो तुमको अच्छे से आना चाहिए। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथरल क्वांटम नंबर, वो सारे। और जो बोहर मॉडल है उसमें बोर रेडियस, बोर एनर्जी, इनके जो फॉर्मूलाज हैं वो अच्छे से आने चाहिए। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वो अच्छे से कर लेना, उसकी जो भी अलग अलग सीरीज होती हैं वो सब। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में देखें तो जो भी डिफरेंट ट्रेंड्स हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी के, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, और जो भी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ थी उनके ट्रेंड्स तुमको अच्छे से आने चाहिए। केमिकल बॉन्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये पूरा ही चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये और पीरियोडिक टेबल, ये दोनों चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं साथ के साथ तुमको ये भी बताता चलूँगा कि कौन सा चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अभी तक ये दोनों चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और केमिकल बॉन्डिंग तो मतलब तुमको पूरा करना ही पड़ेगा, नहीं तो इस वे में करोगे, ना ही किसी और वे में करोगे, क्योंकि वो अलग अलग चैप्टर्स में भी काम आता है। ठीक है, और अगर इसमें भी तुम पूछोगे मोस्ट जो मैक्सिमम क्वेश्चंस हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, तो वसेपर थ्योरी, वीबीटी, एमओटी, जो ये लास्ट के जो भी तुम्हारे पार्ट होता है इससे बहुत मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, उसके बाद आए थर्मोडायनेमिक्स में। थर्मोडायनेमिक्स में स्पॉन्टेनिटी, गिब्स फ्री एनर्जी, और जो इनका इक्विलिब्रियम के साथ रिलेशन है उससे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। यानी कि बेसिकली जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है उससे जो ये सब डिराइव्ड है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वही कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाला, उससे तुम्हारे क्वेश्चन आ जाएंगे, एक ही फॉर्मूला है। उसके बाद जो अलग अलग एंथैल्पीज होती है, बॉन्ड एनर्जी और जो भी फॉर्मेशन एनर्जी, उन सब से जो भी अलग अलग एंथैल्पीज निकलती हैं वो तुमको अच्छे से आनी चाहिए। इक्विलिब्रियम पे आए, इक्विलिब्रियम में बहुत वैरायटी के क्वेश्चंस आते हैं, तो ये चैप्टर मतलब तुम्हारे लिए, इसको किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक को करके तुम नहीं बोल सकते कि ये चैप्टर मेरा तैयार है। तुम्हें इसमें जो भी अलग अलग चीज़ें उनको थोड़ा थोड़ा जरूर आना ही चाहिए। लेकिन देखिए, अगर मैक्सिमम क्वेश्चंस किससे आ रहे हैं तो केएसपी यानी जो भी सॉल्युबिलिटी वाला जो कंसेप्ट है उससे क्वेश्चंस मैक्सिमम आते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ के इक्विलिब्रियम, कि उसको किस तरह से मॉडिफिकेशन किया जा सकता है, इक्विलिब्रियम आगे पीछे कैसे शिफ्ट होता है, वो सब तुमको अच्छे से आना चाहिए। रेडॉक्स रिएक्शन, अब इसमें कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, बहुत छोटा सा चैप्टर है। ये पूरा ही चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अलग अलग जगह तुम्हें इसका यूज़ देखने को मिल ही जाता है। जीओसी पे अगर आए तो फिर से काफ़ी बेसिक सा चैप्टर है। तुम अगर इसके लिए यहाँ पे नहीं पढ़ोगे तो आगे जाके तुम्हें दिक्कत आएगी, तो तुम्हें इस चैप्टर को तो अच्छे से वैसे भी पढ़ना ही पड़ेगा। अगर उसमें देखें कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आ कहाँ से रहे हैं, तो IUPAC नेमिंग वगैरह से, आइसोमेरिज्म, जो भी आई इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस होते हैं, इन सब इफेक्ट से आ जाएंगे। एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, अब तुम इसको यहाँ नहीं पढ़ोगे तो तुम्हें आगे अमीन्स, एल्कोहल्स वाले चैप्टर में पढ़ना पड़ेगा, तो इससे अच्छा यहीं पे इनको पढ़ लो। ठीक है, उसके बाद हाइड्रोकार्बन्स पे हैं। हाइड्रोकार्बन्स में कहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो एल्कीन का जो HCl के साथ या HBr परऑक्साइड के साथ जो रिएक्शन होती है वो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चंस आते हैं काफ़ी। वुड्स रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन ऑफ बेंजीन। ठीक है, उसके बाद X2 को ऐड करना इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। आगे आए सॉल्यूशंस पे, तो इनमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो तुम्हारे लिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं और राउल्ट्स लॉ हैं। अब अगर तुम इन दो को अच्छे से कर लेते हो तो ये चैप्टर कुछ इस तरह का है कि इन दो जो टॉपिक्स हैं इनसे ही मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं, मतलब 80 to 90% क्वेश्चन इस चैप्टर से इसी से आते हैं, तो ये तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है ये दोनों ही चीज़ें। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे आए तो नर्स्ट इक्वेशन तुमको अच्छे से आनी चाहिए। कंडक्टेंस वाले जो फॉर्मूलाज हैं, एक दो फॉर्मूलाज हैं, वही तुमको अच्छे से आने चाहिए। फेराडेज लॉ का भी एक फॉर्मूला है, वो तुम अच्छे से कर लेना। E0 सेल
और जो डेल्टा जी का जो आपस में रिलेशन होता है वो तुमको अच्छे से आना चाहिए। केमिकल काइनेटिक्स पे आए। केमिकल काइनेटिक्स पूरी तरह से मतलब मैं कह सकता हूँ 90% प्रोबेबिलिटी है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर्स की, उनसे ही क्वेश्चन आएगा। बिकॉज तुम PYQs उठा के देख लो, तुमको 80 to 90% क्वेश्चन सिर्फ इसी टॉपिक से मिलेंगे। हाँ, थोड़ा सा टॉपिक वाइड है, लेकिन इसको बहुत अच्छे से कर लो क्योंकि इससे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, अब आते हैं पी ब्लॉक पे। पी ब्लॉक पहले 11th वाला देख लेते हैं। 11th वाले में 13th और 14th ग्रुप है। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो है कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड बोरोन। अब इसकी तुम्हें प्रॉपर्टीज़ भी अच्छे से आनी चाहिए, केमिकल प्रॉपर्टीज़ वगैरह, और जो भी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो तुमको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। 15, 16, 17 यानी कि जो 12th के जो हैं उस पर अगर आए तो इंपॉर्टेंट तो देखो सारे हैं। ठीक है, इसमें से सभी से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। लेकिन अगर तुम पूछो कि क्या इन सब में मतलब क्रीम ऑफ द क्रीम है, तो वो है कि जो कंपाउंड रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, यानी कि इनके भी जो कंपाउंड्स होते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, खासकर उनकी केमिस्ट्री को लेके कि किस तरह का ज्योमेट्री है, शेप है, जो कि तुम वैसे केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ चुके हो, लेकिन इसमें भी वो पूछे जाते हैं। और ज्योमेट्री और शेप के अलावा भी जो क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाते हैं वो कंपाउंड बेस्ड होते हैं, तो तुम कंपाउंड्स को अच्छे से करना। ठीक है, उसके बाद आए डी एंड एफ ब्लॉक पे। तो डी एंड एफ ब्लॉक में अगर देखें कि कौन सा ब्लॉक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो डी ब्लॉक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इनमें कहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ऑक्सीडेशन स्टेट, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ जो इनके कंपाउंड्स हैं उनसे क्वेश्चंस आते हैं कि इस कंपाउंड में इसका वो बता दो मैग्नेटिक मोमेंट या ऑक्सीडेशन स्टेट बता दो। स्पेशल प्रॉपर्टीज़ उनके जो रीज़न है, जैसे कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, अब वो क्यों दिखाते हैं उसका तुम्हें पता होना चाहिए। कैटालिटिक प्रॉपर्टीज़ वो तुम्हें पता होनी चाहिए। और इसमें NCERT को अच्छे से पढ़ना। NCERT की लाइन से कई बारी मतलब अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी आ चुके हैं डी एंड एफ ब्लॉक से। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में आए तो इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ज्योमेट्री, मैग्नेटिक बिहेवियर, जो भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के होते हैं वो तुमसे पूछे जाएंगे। IUPAC नेमिंग का हाल ही में ही क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसलिए उसको अच्छे से कर लेना। और जो डिफरेंट डिफरेंट लिगेंड्स है उनकी जो भी ऑर्डर्स वगैरह हैं वो अच्छे से आ जानी चाहिए तुम्हें। अब आगे हमारी मेनली बचती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ना आने से पहले मैं तुमको एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो भी नेम्ड रिएक्शंस हैं, रूल्स हैं, वो तुम्हें बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। जो भी मतलब इसमें तुमको कोई भी ना अजीब सा नाम दिखे कि यार ये नाम बिल्कुल अलग है, यूनिक है, उस चीज़ पे क्वेश्चन आ सकता है। तुम PYQs उठा के देख सकते हो, इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो नेम्ड वाले जो भी चीज़ें हैं उनको अच्छे से कर लेना। ठीक है, अब हेलो एल्केन्स पे, हेलो एरीन्स पे आए तो SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन, ये दोनों तुम्हें अच्छे से आनी चाहिए। और वही सेटजेफ रूल वगैरह। इसके अलावा जो भी तुम नेम्ड रिएक्शन देखो, नेम्ड रिएक्शन अच्छे से कर लेनी है। ठीक है, फिर आए एल्कोहल फिनॉल ईथर पे। तो इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ अगर तुम वहाँ पे कर चुके हो तो तुम्हें यहाँ पे वापस पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तुम यहाँ पे फिर उसको स्किप कर पाओगे। ठीक है, फिर इसमें और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं नेम्ड रिएक्शंस, कैसी, RTR, रेमेटेमन। ठीक है, और जो भी क्यूमीन वाली रिएक्शन है वो इंपॉर्टेंट है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इंपॉर्टेंट है, और लूकास टेस्ट वगैरह। ठीक है, एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड पे आए तो वही यहाँ पे भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नेम्ड रिएक्शन है। नेम्ड रिएक्शन कौन कौन सी, गेटरमैन कोच, हेलोफॉर्म, HVZ, एल्डोल, कैनिजारो, और भी जो बच रही हो तुम कर लेना। नेम्ड रिएक्शंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। BP जो यानी कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इस पे भी PYQs पिछले 5 साल में ही 2-3 PYQs आए हुए हैं, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओजोनोलाइसिस तुम्हें आना चाहिए अच्छे से। ठीक है, और जो भी BDC वाली यानी कि बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड वाली रिएक्शन है वो तुम्हें अच्छे से आनी चाहिए, चाहे वो अब किसी भी चैप्टर में हो। ठीक है, उसके बाद अगर आए अमीन्स पे, तो अमीन्स थोड़ा सा मतलब कम प्रायोरिटी वाला चैप्टर मानते हैं लोग, बट इससे अगर तुम PYQs उठा के देखोगे काफ़ी अच्छे खासे PYQs आए हुए हैं इससे, तो तुम्हारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे स्कोर करना ईजी हो जाएगा क्योंकि ये चैप्टर छोटा भी है। तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, वही नेम्ड रिएक्शंस तुम्हें अच्छे से आने चाहिए। यहाँ पे टेस्ट तुम्हें अच्छे से आने चाहिए, जो भी अलग अलग टेस्ट है, जैसे कार्बाइलमाइन टेस्ट, हिंसबर्ग टेस्ट, BDC वाला जो टेस्ट था वो तुम्हें अच्छे से आना चाहिए। बायोमोलिक्यूल्स, अब ये लास्ट चैप्टर है, इस पर अगर आए तो इस पर तुम्हें क्या आना चाहिए, एंजाइम्स आना चाहिए। पहले ये सरफेस केमिस्ट्री में पूछा जाता था, अब वैसा ही क्वेश्चन ये इसमें भी पूछ सकते हैं बायोमोलिक्यूल्स में। ठीक है,
अमाइनो एसिड तुम्हें आने चाहिए, कौन सा असेंशियल है, नॉन असेंशियल है, इनके स्ट्रक्चर्स याद कर लेना, वो पूछे जा सकते हैं। हालांकि थोड़े कम इंपॉर्टेंट है, बट अगर हो जाते हैं तो जरूर कर लो, खासकर बेसिक वालों के। ग्लूकोज के बारे में तुम्हें पता होना चाहिए, जो कि बेसिक तुम बायोलॉजी में भी पढ़ते ही होगे। अगर तुमने वहाँ पढ़ रखा है, यहाँ पे पढ़ने की फिर ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और विटामिन डेफिशिएंसी के डिसऑर्डर्स, पिछले 5 साल में ही 2 क्वेश्चन इस पे आ चुके हैं, तो इम्पॉर्टेंट हो जाती है ये चीज़। इनको अच्छे से याद कर लेना, जो भी डिसऑर्डर है और जो विटामिन है, बस वो याद कर लो। जो सोर्सेज वगैरह हैं वो कम इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल, ठीक है। और अगर देखें कि किन टॉपिक से ज़्यादा पूछा जाता है, तो कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स, इनसे ज़्यादा पूछा जाता है एज़ कम्पेयर टू न्यूक्लिक एसिड और जो अदर कंपाउंड्स हैं, ठीक है। तो यही थी आज की वीडियो। आई होप तुमको आइडिया मिल गया होगा कि कौन से टॉपिक्स तुम्हारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनको तुम्हें बिल्कुल अच्छे से करना ही है। और अगर तुम मान लो कि अभी अपनी प्रिपरेशन शुरू कर रहे हो या बहुत पीछे हो अपनी प्रिपरेशन में, और तुम लास्ट में तुम्हें टाइम नहीं मिल रहा है कि तुम सारे चैप्टर कंप्लीट कर पाओ, तो प्लीज़ इन टॉपिक्स को तो अच्छे से कर ही लेना, इनसे आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, ठीक है। तो यही थी आज की वीडियो। अगर तुम्हें बायो पे भी वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।